सीरीज एसी सर्किट के बारे में बात चल रहा था पिछले क्लास में। प्योर रजिस्टिव, प्योर कैपेसिटी और प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट हो गया है। आज अपन देखते हैं एसी सर्किट, एसी थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। आरएलसी भी ले लिया, वैसे आरएलसी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से बना हुआ जो सीरीज सर्किट है उसको लेने के पहले वैसे मुझे ये आरएल सर्किट लेना था। कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली अच्छे से मेंशन नहीं है, सिर्फ आरएलसी सर्किट करके लिख दिया है। तो मैं सोचा कि दो टॉपिक और बढ़े तो बढ़े, इसको भी ले लेता हूँ करके। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं अपन सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट। आरएल सर्किट, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस और रजिस्टर एंड एल स्टैंड फॉर इंडक्टेंस। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर है वो किस फॉर्म में कनेक्टेड हो, सीरीज फॉर्म में। ठीक है, तो चलो हम एक रजिस्टर ले लेते हैं। दिस इज रजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर ओम एंड दिस इज इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस ऑफ एल हेनरी। दोनों आपस में किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीरीज ऑर्डर में। इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस सपोज मैं एक्सटर्नल एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करता हूँ। इस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को क्या ले लिया, V। सपोज इस सीरीज आरएल सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज V के कारण इस पर्टिकुलर सर्किट में I वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ठीक है, ध्यान ये रहे कि यहाँ पर जब भी हम एसी की बात करें और एसी की बात करेंगे और कैपिटल V अगर लिखा है एसी की बात हो और जब भी कैपिटल V लिखा हो, इसका मतलब ये समझना कि उस अप्लाइड एसी वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, लेट V इक्वल टू क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज। ठीक है, तो उस अप्लाइड एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। जब भी कैपिटल V लिखा रहेगा ना तो समझ जाना कि वो आरएमएस वैल्यू ही है। हम आरएमएस वैल्यू के बारे में बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। ठीक है, और सपोज इस अप्लाइड V आरएमएस वोल्टेज की कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट है, उसको I ले लेते हैं। तो I क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट। ठीक है, उसमें फ्लोइंग करंट का क्या है, आरएमएस वैल्यू। आई कैपिटल I दिखा रहेगा मतलब समझ जाना कि वो आरएमएस। अगर IM लिखा मतलब समझ जाना कि वो पीक एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर VM लिखा तो अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ V लिखा है और I लिखा है। दैट मीन्स दोनों कैपिटल लेटर है, दोनों किसको शो करता है, रिस्पेक्टिवली वोल्टेज एंड करंट की आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, जैसे ही इस अप्लाइड वोल्टेज V वोल्ट के कारण इसमें I करंट का फ्लो होगा, I करंट फ्लो होने के कारण इस रजिस्टर पे भी वही I करंट फ्लो होंगे और इस रजिस्टर पे I करंट फ्लो होने से इस रजिस्टर के क्रॉस एक वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होंगे। उस डेवलप्ड वोल्टेज ड्रॉप को हम रजिस्टिव वोल्टेज VR से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इंडक्टर के क्रॉस भी अगेन एक वोल्टेज डेवलप होगा, उस वोल्टेज को हम इंडक्टिव वोल्टेज VL। चूंकि दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों आपस में किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीरीज ऑर्डर में। तो जो करंट इस रजिस्टर R ओम से होकर फ्लो होंगे, सेम वही करंट इस इंडक्टर L हेनरी से होकर भी फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें फ्लोइंग करंट है, उसको मैंने क्या लिया, I लिया। हमने प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट देखे थे। प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट में आउटफ्लोइंग करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने से हमें ये पता चला कि जब भी किसी रजिस्टर के क्रॉस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज के कारण ऑलवेज उसमें एक एसी करंट का फ्लो होता है। तो अप्लाइड एसी वोल्टेज अगर साइनोसॉइडल नेचर का है
तो ऑलवेज उस रजिस्टर पे फ्लोइंग करंट है वो भी क्या होंगे, साइनोसाइडल नेचर का। तो इसमें फ्लोइंग करंट और अब उसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज के बीच में हमने फेज का रिलेशन देखा था रजिस्टर में, तो हमें दोनों क्या मिले थे, सेम फेज है। इस कारण इस दोनों एरो को मैं पैरेलल शो किया हूँ। सपोज अपर जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, क्योंकि किसी भी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू जो है वो ऑलवेज उसमें फ्लो होने वाले करंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लार्जर होता है, लार्जर वैल्यू का होता है। इस कारण इस वोल्टेज को लार्जर लिया, करंट को स्मॉलर लिया। क्लियर हुआ। अगेन सेम अमाउंट का करंट इस इंडक्टर में फ्लो होगा। इंडक्टर में फ्लो होने के कारण इस इंडक्टर पे क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होगा, उसको हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल या फिर इंडक्टर बोलेंगे वी आई। और वी एल है, उसमें आप सबको पता है कि किसी भी इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट और उस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज के बीच में फेज का रिलेशन क्या होता है, 90 डिग्री। तो सपोज दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, this is flowing current through inductor, the phase difference between these two will be 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, जिसमें आप सबको पता है कि किसी भी इंडक्टर पे फ्लोइंग जो करंट है वो लेगिंग होता है, पीछे रहता है, और इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होता है ऑलवेज क्या होता है, लीडिंग होता है 90 डिग्री। तो वोल्टेज को बोल सकते हैं हम लीडिंग बाय 90 डिग्री, या फिर हम करंट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो कोई भी कॉइल में या फिर किसी भी चोक या फिर किसी भी इंडक्टर में फ्लोइंग जो कॉइल करंट है वो ऑलवेज उसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज का क्या होता है, 90 डिग्री लेगिंग करता है। तो करंट को बोलूँगा करंट इज लेगिंग बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, या फिर वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू करंट इन एनी कॉइल इन एनी सर्किट। क्लियर हो, ऐसा होगा। अब होता क्या है कि हम जो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, केसीएल केवीएल पढ़े होंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज ला। तो किरचॉफ्स वोल्टेज ला क्या बोलता है कि सर्किट में जो अप्लाइड जो वोल्टेज होता है वो इंडिविजुअल एलिमेंट पे वोल्टेज ड्रॉप के सम का इक्वल होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम अगर देखना चाहें तो ये जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो वोल्टेज है इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस इसके वोल्टेज ड्रॉप, दोनों के वोल्टेज ड्रॉप का क्या होगा, समेसन का इक्वल होगा। तो अगर हम इसको कंप्लीट इस केस में हम अगर वोल्टेज ट्रायंगल फिर से अगर बनाना चाहे, ठीक है, तो अगर ये सारे वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, सारे वोल्टेज ड्रॉप्स होगा अगर रिप्रेजेंट करना चाहे एक ट्रायंगल के फॉर्म में सारे के रिलेशन को, ये आपका फ्लोइंग करंट आई हुआ। ठीक है, अब ठीक है, ये आपका क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर हो गया। ठीक है, ये करंट रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट और वोल्टेज दोनों क्या होता है, सेम फेस, इस कारण उसको एक ही लाइन में ड्रॉ किए हैं। दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज 0 डिग्री होता है या फिर इन फेस होता है। इस कारण दोनों सेम लाइन है, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में फेस का रिलेशन 0 डिग्री होता है। कोई भी रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, बट किसी इंडक्टर में आपका वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये आपका ये करंट है और इन दोनों के बीच में फेजर अगर देखूं, फेज को अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये दोनों के बीच में फेज का रिलेशन कितना है, 90 डिग्री का है। क्लियर हुआ। अब ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और ये इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप जो वोल्टेज है, कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो इन दोनों, अगर मैं इसको O दे दूं तो इसको A दे देता हूँ, इसको क्या दे देते हैं, B दे देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपका ज्वाइनिंग जो होगा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है एक्चुअल में क्या है, अप्लाइड वोल्टेज को शो करे। सो हियर ट्रायंगल OAB इज वोल्टेज ट्रायंगल वेयर V इज अप्लाइड वोल्टेज। तो इस सर्किट में जो अप्लाइड जो वोल्टेज होगा, वो अप्लाइड जो वोल्टेज है वो इंडिविजुअल एलिमेंट पे वोल्टेज ड्रॉप के वेक्टर सम का इक्वल होगा। मतलब इसका समेसन प्लस इसका समेसन। अगर सिंपल अगर देखेंगे तो V, हम जितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो V है, तो जितना वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं वो अप्लाइड जो वोल्टेज है वो इंडिविजुअल एलिमेंट पे
वोल्टेज ड्रॉप के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम वेक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो अप्लाइड जो वोल्टेज V जो होगा वो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर सम का इक्वल होगा। तो सिंपल एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम अप्लाइड जो वोल्टेज है उसकी वेक्टर सम अगर निकालना चाहे देन तब क्या होगा। आप लोग थ्योरेटिकली लिखना भाई हर एक चीज़ को, मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर, प्रैक्टिकली आपका बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अप्लाइड जो वोल्टेज है वेक्टर सम होगा किसका, इंडिविजुअल एलिमेंट पे वोल्टेज ड्रॉप के, ठीक है। तो वी आर रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप प्लस वी एल इंडक्टर पे वोल्टेज। तो रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों का जो वेक्टर सम है वही अप्लाइड वोल्टेज का इक्वल होगा। या फिर ये सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से ही आया बोल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई सर। दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा ऑलवेज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगे रहने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई हुआ है। बोल सकते हैं थ्योरेटिकली इसको क्या बोलेंगे कि इस आरएल सर्किट में अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वो इंडिविजुअल रजिस्टर और उस इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप के वेक्टर सम का इक्वल होगा, ठीक है। तो ये V इक्वल टू वी आर का वैल्यू वी आर इक्वल टू क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाला सीरीज में है, एलिमेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड है। वी आर इस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर हियर वेयर वी आर, अगर हम वी आर को वी आर अगर डिफाइन करना चाहे, वी आर इस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ करेंट इनटू रेजिस्टेंस। इतना वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर हम किसी इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप देखें तो इसमें फ्लो होने वाला करंट इनटू इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होगा उसका। तो इतने अमाउंट का वोल्टेज है उस इंडक्टर पे ड्रॉप होंगे और इतने अमाउंट की वोल्टेज है उस रजिस्टर पे। तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू आर का होल स्क्वायर। वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप है, ये इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप, सारे वोल्टेज ड्रॉप ले लिए। इन दोनों से आई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो आई स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई बचेंगे। अंदर में क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स एल का होल स्क्वायर बचेंगे और ये हो जाएगा वी। मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, तो इसके कोफिशिएंट का कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं। इस कोफिशिएंट का हम डिवाइड करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो एक्स एल क्या है यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। कंप्लीट इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी, और इस वाले एक्सप्रेशन को हम कंप्लीट किससे सेव कर देते हैं, जेड से। वेयर लिख दो यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पिडेंस, ठीक है। इम्पिडेंस ऑफ आर एल सर्किट, कंप्लीट सर्किट का इम्पिडेंस ऑफ आर एल सर्किट। तो उस पर्टिकुलर आर एल सर्किट का इम्पिडेंस है, तो उस आर एल सर्किट का इम्पिडेंस मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी एसी सर्किट के कारण, कोई भी एसी सर्किट के द्वारा फ्लो होने वाले करंट में जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। अगर कोई करंट अपोजिशन प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर के द्वारा हो तो इम्पीडेंस को जेड से शो करते हैं, इसका यूनिट क्या है, ओम। तो जितना भी अपोज करंट को अपोज करने वाले जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, सारे प्रॉपर्टीज को हम किससे, उसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अगर करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी रजिस्टर के द्वारा हो तो रेजिस्टेंस कहलाता है। यदि सेम करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी किसी कॉइल्स के द्वारा अगर हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। यदि कोई अपोजिशन की प्रॉपर्टी किसी कैपेसिटर के द्वारा हो तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएंगे। यदि किसी एसी सर्किट में करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी
एक से अधिक एलिमेंट के कारण हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस बोलेंगे। सो हियर Z इज इम्पिडेंस एंड इट्स यूनिट विल बी ओम एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, करेंट अपोजिशन प्रॉपर्टी, करेंट अपोजिशन प्रॉपर्टी बाय सीरीज RL सर्किट। तो इस पर्टिकुलर सीरीज RL जो सर्किट है, तो इस सीरीज RL सर्किट के द्वारा करेंट अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी होगा, उसी करेंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस। तो इस सीरीज RL सर्किट का इम्पिडेंस होगा, इसका यूनिट क्या होंगे, ओम होंगे। क्लियर हुआ। तो ये Z है वो इम्पिडेंस को शो करता है। अगर हम इम्पिडेंस ट्रायंगल अगर बनाना चाहे तो इम्पिडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये आपका रजिस्टर हो जाएगा, ये वाला रजिस्टर हो जाएंगे, ये रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। फिर उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये वाला XL हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्ट XL इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, इम्पिडेंस। ठीक है, सपोज इसके बीच का एंगल है उसको फाई दे देते हैं, फेस एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल, तो फाई। तो जेड यहाँ से देखेंगे, अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगेन पाइथागोरस लॉ अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड जो स्क्वायर जो होंगे वो रजिस्टर का स्क्वायर प्लस XL के स्क्वायर का इक्वल होगा। ठीक है, तो इम्पिडेंस का स्क्वायर इक्वल टू रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्स, तो वही है, चाहे जेड इक्वल टू या फिर जेड इक्वल टू अगर क्या करना चाहे अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे, XL का स्क्वायर। दिस विल बी इम्पिडेंस ऑफ दिस RL सर्किट। क्लियर हुआ। तो देखने से पता चल जा रहा है, इसको देखने से क्या क्लियर, इसको देखने से क्या हो जा रहा है कि इस RL सर्किट का जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस का स्क्वायर थ्योरेटिकली अगर लिखना चाहे, इम्पिडेंस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा, ये रिएक्टेंस का स्क्वायर, इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, वो इस सर्किट के इम्पिडेंस स्क्वायर का इक्वल होगा। क्लियर हुआ। अब क्या है कि फिगर, इसके पहले वाले फिगर पिक्चर देखने से पता चल जा रहा है कि टोटल जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है, इसको अगर शो करना चाहे तो वो दिखा देता हूँ। ये वाला फेजर डायग्राम, ये वाला वेक्टर डायग्राम ट्राइंगल, दिस इज वोल्टेज ट्राइंगल। अब देख लो, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लाइन पे ड्रा किया हूँ, इसका मतलब दोनों के बीच में फेज का रिलेशन है वो 0 डिग्री है। करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज है वो इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री लेग करता है, इस कारण उसको ऊपर बनाया हूँ 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो टोटल अप्लाइड वोल्टेज होगा, और ये जो अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वो रजिस्टर और इस इंडक्टर पे, आप रजिस्टर और इंडक्टर के वोल्टेज का क्या होगा, एल्जेब्रिक वेक्टर सम होंगे। तो देखो ये आपका टोटल अप्लाइड वोल्टेज है, ये आपका फ्लोविंग करंट है, ये फ्लोविंग करंट और अप्लाइड टोटल वोल्टेज के बीच में फेस है, सपोज क्या है, 5 डिग्री, फाई एंगल है। तो सपोज फाई इज द एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोविंग करंट। ठीक है, तो अप्लाइड जो वोल्टेज V जो है वो लीड कर रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसको ये क्या है, ये अपर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किए तो फाई एंगल से, तो अप्लाइड वोल्टेज और उसके कारण फ्लोविंग जो करंट है, तो करंट के रिस्पेक्ट में ये जो वोल्टेज है वो फाई एंगल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे है। ठीक है, एंगल फाई, तो 10, अगर हम उसे फेस एंगल अगर निकालना चाहें, सो वोल्टेज V leads by angle phi with respect to flowing current I। तो 10 फाई हमें अगर उसकी वैल्यू निकालना है, मान लिया जाए 10 फाई, तो 10 फाई 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या है VL और बेस मतलब क्या है यहाँ पर VR होता है।
ठीक है। तो इस वोल्टेज ट्राइंगल में वोल्टेज जो है वो करंट के रिस्पेक्ट में 5 डिग्री एंगल है वो लीड कर रहा है। तो वहाँ से हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच में जो एंगल 5 उसकी वैल्यू निकालना है। तो टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर में आपका VL वोल्टेज है डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है आपका VR है। VL में क्या है आपका फ्लोविंग जो करंट है वो I इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ये होता है। किसी भी इंडक्टर की वोल्टेज है उसमें फ्लोविंग करंट इंटू उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रोडक्ट होगा, तो I इंटू XL होगा। VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या होंगे R होंगे। ये I और I कैंसिल जब होगा तो बचा जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा 10 फाई, और 10 फाई इक्वल टू हो जाएंगे XL डिवाइडेड बाई R। ठीक है। और XL इक्वल टू अगेन हम डेराइवेशन से इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू ओमेगा L निकाले थे, इसको रख देते हैं ओमेगा L। ठीक है। तो या फिर और ठीक है, अगर हम और निकालना चाहे तो फाई जो होगा एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट टेन इनवर्स ले लेंगे, तो ये ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। तो ये आपका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपको अप्लाइड AC सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पता हो, उस RL सर्किट में कितना इंडक्टेंस है L की वैल्यू पता हो, अगर उस सर्किट में रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पता हो, तो आसानी से इस फार्मूले से आप उसमें अप्लाइड वोल्टेज और उस वोल्टेज के कारण फ्लोविंग करंट के बीच में फेस एंगल कितना बन रहा है उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये फेस एंगल सिर्फ और सिर्फ इस RL सर्किट के लिए ही वैलिड है ना, इसको हर एक के लिए अप्लाई नहीं करना। ये RL का डेरिवेशन है तो सिर्फ और सिर्फ RL रजिस्टर और इंडक्टर की सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ही वैलिड है। तो इसको देखने से क्या पता चल रहा है, ओमेगा L क्या है, रिएक्टेंस है। ओमेगा L आपका रिएक्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ही क्या है आपका ये 10 फाई का इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये है, अगर हम चाहें तो अगर हम, आप सबको पता है कि वोल्टेज है अप्लाइड जो वोल्टेज है उसमें फ्लोइंग करंट के रिस्पेक्ट में फाई एंगल है क्या करता है, लीड करता है। वोल्टेज है फाई एंगल लीड करता है, बट अगर करंट की बात करूं तो फ्लोइंग करंट है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 5 डिग्री एंगल है वो लेग करता है। ठीक है। मान लिया जाए इफ अप्लाइड वोल्टेज इफ द अप्लाइड AC voltage if the applied AC voltage V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM इंटू क्या है आपका साइन ओमेगा टी। तो V इक्वल टू VM इंटू साइन ओमेगा टी है। ठीक है। अगर अप्लाइड जो AC वोल्टेज है यहाँ पर VM उसका क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो सपोज हमने उस पर्टिकुलर RL सर्किट में ये V इक्वल टू VM इंटू साइन ओमेगा टी हमने इस AC वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इस अप्लाइड AC वोल्टेज के कारण उसमें करंट कितना, फ्लोइंग करंट क्या हो गया, फ्लोइंग करंट बिकम्स देन फ्लोइंग करंट if the applied AC voltage V equal to then फ्लोइंग जो करंट है वो क्या हो जाएगा, फ्लोइंग करंट I इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें फ्लोइंग जो करंट है I इक्वल टू क्या हो जाएंगे, IM इनटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर RL सर्किट में फ्लोइंग जो करंट है वो फाई एंगल क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। तो लेग कर रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे -फाई। तो वोल्टेज है वो लीडिंग है बाय फाई एंगल, या फिर बोल सकते हैं करंट इज लेगिंग बाय फाई एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो फाई एंगल लेगिंग है, इस कारण इसमें क्या लिखा हो -फाई। -फाई का मतलब लेगिंग का मतलब पीछे, मतलब पहले उसमें वोल्टेज अपीयर हो जा रहा है उसके बाद ही उसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो रहा है, इसका मतलब वही है। मान लिया जाए इसको मैं अगर ग्राफिकली अगर वेव को रिप्रेजेंट करके अगर बताना चाहूँ कि होता क्या है एक्चुअल में, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप का। ठीक है। तो मैं साइनोसाइडल सिग्नल, ये आपका सपोज V है,
v इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपका साइनोसाइडल एसी सिग्नल है, ज़ीरो है, ये पाई है और ये आपका क्या है 2 पाई। ये ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में वेरी होता है। ठीक है, हमने ये आपका सिग्नल अप्लाई किया। इस एसी सिग्नल को अप्लाई करने से उसमें साइनोसाइडल नेचर का ही करंट का फ्लो होने लगा, बट फ्लोइंग जो करंट है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लेगिंग नेचर का। लेगिंग नेचर कितना, बाय एंगल फाइव है। ठीक है, तो सपोज दिस एंगल इज फाइव, इसका स्टार्टिंग पोजीशन जीरो है, तो अगर फाइव एंगल का लेगिंग है तो अगला वेव है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस सपोज दिस इज फाइव एंगल, देन नेक्स्ट वेव विल स्टार्ट। ठीक है, ये ऐसा होगा, ये आपका क्या है फाइव एंगल, और ये हो जाएगा आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा फाइव। फाइव एंगल बाद में है, पीछे है, पीछे देखो ये पहले स्टार्ट हो रहा है सिग्नल, फिर उसके बाद करंट स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहले स्टार्ट कर रहा है वो लीड कहलाएगा, बाद में जो स्टार्ट हो रहा है फ्लो होना वो क्या कहलाएंगे, लेगिंग कहलाएगा। और दोनों के बीच में फेस का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री एंगल से वी है वो लीड कर रहा है, बट 5 डिग्री एंगल से करंट है वो लेग कर रहा है। तो किसी को भी बता सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा उसकी वेव फॉर्म, फ्लोइंग अप्लाइड वोल्टेज और उसके कारण फ्लोइंग करंट का वेव फॉर्म जो है। ठीक है, तो अब हम इसमें पावर की बात करते हैं। तो जो कोई भी एसी जो सर्किट है, किसी भी एसी सर्किट में जो पावर जो होगा इन एसी सर्किट, प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस एम्पियर गिव्स वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू और उस अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें फ्लोइंग करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। बट वो जो पावर है वो क्या है, आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज पावर, बट इट्स नॉट ट्रू पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर एंड पावर बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी इस सर्किट में जो पावर जो होंगे, पावर इन दिस इन एसी सर्किट, पावर इन एनी एसी सर्किट, तो किसी भी एसी सर्किट में जो पावर जो होगा वो पावर पी जो होंगे उस एसी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस, या फिर कैपिटल वी लिख दो, इनटू आई आरएमएस। ठीक है, तो अप्लाइड एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और उसमें उस वोल्टेज के कारण फ्लोइंग करंट की आरएमएस वैल्यू, कहीं यहीं इसको बुक में कैपिटल आई और इनटू कैपिटल वी लिखते हैं, कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई। तो कैपिटल लिखा रहेगा मतलब समझ जाना कि वो आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को स्मॉल वी और स्मॉल आई से ही शो करेंगे, या फिर वी एम लिखेंगे या फिर आई एम लिखेंगे। सिर्फ वी लिखा है मतलब समझ जाना कि वो आरएमएस वोल्टेज है, आई लिखा है मतलब समझ जाना कि वो आई आरएमएस करंट है। ठीक है, तो किसी भी एसी सर्किट में जो पावर जो होगा पी, वो वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू और करंट के आरएमएस वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। बट ये जो प्रोडक्ट जो होता है वो, एक मिनट सॉरी, ऐसे डबरी भाग डबरी के समान घुमा ला रहे ऐसे फिर से
सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। घर में रहता हूँ, कुछ कुछ कोई कोई आ जाते हैं तो दिक्कत होता है। वी आर एम एस, उसमें अप्लाइड वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू और उस वोल्टेज के कारण फ्लोइंग करेंट की आर एम एस वैल्यू का प्रोडक्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। बट ये जो पावर जो होता है ये ट्रू पावर नहीं होता, ये वास्तविक पावर नहीं है, ट्रू पावर नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर एंड पावर बोलते हैं। इस पावर का नाम क्या है, अपर एंड पावर। ठीक है, तो ये अपर एंड पावर है। ठीक है, इस पावर को क्या बोलेंगे, अपर एंड पावर बोलते हैं। अब इसकी अगर यूनिट की अगर बात करूं तो वी आर एम एस की यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। आई आर एम एस की यूनिट क्या होंगे, एम्पियर होंगे। तो ये वोल्ट एम्पियर पावर है। जब भी आपको कहीं पर पावर अगर वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में दिखे तो समझ जाना कि वास्तविक में वो ट्रू पावर ना होकर के एक अपर एंड पावर है। तो किसी भी एसी सर्किट की जो ट्रू पावर होता है, वो ट्रू पावर जो होता है बेसिकली अप्लाइड इस ट्रू पावर की, अगर ट्रू पावर इन एनी एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट में जो ट्रू पावर जो होगा, वो ट्रू जो पावर जो होंगे उसको हम W से अगर शो करेंगे तो ट्रू पावर W जो होगी उस एसी सर्किट की वोल्ट एम्पियर पावर मतलब समझ जाना कि वो अपर एंड पावर इनटू उसकी पावर फैक्टर के प्रोडक्ट का इक्वल होगा, इनटू उसके पावर फैक्टर के प्रोडक्ट का इक्वल होंगे। ठीक है, तो कोई भी एसी सर्किट की जो ट्रू पावर जो होंगे, किसी भी एसी सर्किट की ट्रू पावर उस एसी सर्किट की वोल्ट एम्पियर पावर दैट मीन्स अपर एंड पावर इनटू उसके पावर फैक्टर के प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो पावर जो है अगर उसको W से शो करूं तो ये जो वोल्ट एम्पियर है दैट मीन्स आपका वी आर एम एस इंटू ये क्या होगा, आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर है, उसको किससे डिनोट करते हैं, कॉस ऑफ फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ, तो ये हो गए। या फिर इसको हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस मतलब वी आई आर एम एस इंटू आई इंटू कॉस ऑफ फाई। सो दिस विल बी ट्रू AC पावर इन एनी AC सर्किट एंड इट्स यूनिट विल बी वाट। अब इसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा। क्लियर हुआ, तो किसी भी AC सर्किट का जो पावर जो होगा RMS वोल्टेज और RMS करंट एंड पावर फैक्टर के प्रोडक्ट का क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब भी कोई पावर अगर AC सर्किट में अगर वाट में दिखा है तो समझ जाना कि वो ट्रू पावर है। अगर आपका यूनिट अगर वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में अगर दिया है तो समझ जाना कि वो क्या है, अपर एंड पावर है। क्लियर हुआ, तो एक्चुअल में जो क्या होता है, अपर एंड जो पावर वी आई इंटू कॉस ऑफ फाई। तो एक्चुअली ये जो पावर जो है उसको हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं। और एक्टिव जो पावर जो होता है एक्चुअली किसी भी AC सर्किट के रेजिस्टेंस पर जो डिसिपेटेड जो पावर है। ठीक है, इट इज़ द पावर विच इज़ एक्चुअली डिसिपेटेड इन द सर्किट रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली में वह पावर है जो एक्चुअल में उस सर्किट के रेजिस्टेंस पर क्या होता है, वो डिसिपेट होता है, वही पावर। हमेशा ये याद रखेंगे कि ऑलवेज किसी भी AC सर्किट में अगर पावर का कंजम्पशन होता है तो पावर जो कंज्यूम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ओमिक रेजिस्टेंस के ही कारण होंगे, उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर के ही कारण पावर का लॉस होगा। कभी भी उस सर्किट में किसी भी इंडक्टर या फिर किसी भी कैपेसिटर के कारण पावर की लॉसेस नहीं होंगे, ये ऑलवेज हमेशा याद रखेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो पावर के जो लॉसेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, रजिस्टर में होंगे। किसी भी सर्किट में यूज्ड इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में कभी भी पावर की लॉसेस नहीं होगा।
क्लियर। अब चलो ये हो गया हमारा पावर, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू पावर बोलेंगे, या फिर ये एक्टिव पावर है, इसको क्या क्या बोलेंगे, ये एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर बोलते हैं। और ये जो पावर है एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली किसमें होता है, एक्चुअली दिस पावर इज, एक्चुअली दिस इज दिस डिसिपेटेड, दिस पावर डिसिपेटेड, एक्चुअली दिस पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड इन रजिस्टर, किसी रजिस्टर में एक्चुअल में ये पावर क्या होता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। क्लियर हुआ। तो किसी भी रजिस्टर में डिसिपेटेड पावर की फार्मूला है। क्लियर हुआ। तो ये अपर एंड, एक अपर एंड पावर हुआ जिसको हम वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है। ये आपका एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को ही ट्रू पावर बोलते हैं। और ये जो ट्रू पावर है एक्चुअली में क्या होता है, किसी सर्किट के रजिस्टर पर क्या होता है, डिसिपेट होता है। अगर मैं एक और पावर की बात करूं तो उसको क्या बोलेंगे, तीसरा जो पावर है वो रिएक्टिव पावर। ठीक है। तो रिएक्टिव जो पावर होता है वो किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट में डेवलप्ड पावर होता है। रिएक्टिव पावर है, अगर उस रिएक्टिव पावर को अगर मैं Q से डिनोट कर दूं तो किसी भी एसी सर्किट के रिएक्टिव कंपोनेंट सच एस इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, तो किसी भी, अब हम ये आरएल सर्किट की बात कर रहे हैं तो इस आरएल सर्किट में सिर्फ और सिर्फ यूज्ड इंडक्टर ही क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट है। इस यूज्ड रिएक्टिव कंपोनेंट में जो पावर डेवलप होगा उसी पावर को हम रिएक्टिव पावर बोलेंगे। और रिएक्टिव पावर Q जो होगा उसमें फ्लो होने वाले करेंट इनटू उसका स्क्वायर इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस के प्रोडक्ट का इक्वल होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, इतना होगा। या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज इंटू करेंट की आरएमएस वैल्यू इंटू साइन ऑफ फाई। तो अगर उसमें साइन ऑफ फाई का मल्टीप्लाई है तो समझ जाना कि वो रिएक्टिव पावर, तो इसका यूनिट वोल्टेज का क्या होगा, वोल्ट होगा, करंट का क्या होगा, एम्पियर होंगे, और साइन ऑफ फाई के लिए रिएक्टिव, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोलेंगे इसको। क्लियर हुआ। तो किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट की पावर, उसमें उसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, उसमें फ्लोइंग करंट का आरएमएस वैल्यू और साइन फंक्शन के प्रोडक्ट का इक्वल, तो वी आई इंटू साइन ऑफ फाई हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, क्वालिटी फैक्टर मस्त समझना, ये आपका क्या है, रिएक्टिव पावर। तो तीन टाइप का पावर देखे, अपर एंड पावर, तो अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट की आरएमएस वैल्यू का प्रोडक्ट है वो अपर एंड पावर होता है। कोई भी रजिस्टर अपने अंदर जो पावर डिसिपेट करता है उसको एक्टिव पावर या फिर उसी को ट्रू पावर बोलते हैं। और अगला, किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट में जो पावर डेवलप होता है उस डेवलप्ड पावर को ही हम क्या बोलते हैं, कि उसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टिव पावर बोलेंगे। तो तीन टाइप का पावर देखिए, अपर एंड पावर, ठीक है, ये आपका रिएक्टिव पावर। ठीक। तो ये तीन टाइप का पावर है। तो आई थिंक सबको फेस एंगल वगैरह क्लियर हो गया होगा, लीडिंग लेगिंग जैसा भी हो। ठीक है। अब चलो कुछ नोटेशन जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने के टाइम काम आता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इम्पिडेंस, हमने आरएल सर्किट देखा, तो आरएल सर्किट की अगर हम इम्पिडेंस अगर देखें तो इस पर्टिकुलर आरएल सर्किट, मैं सबको बता देता हूँ, चाहे सर्किट में रिएक्टेंस हो, चाहे इम्पिडेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, अगर वो सर्किट में कंपोनेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में ऑलवेज जो एलिमेंट है वो एलिमेंट का इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस हमेशा एडिटिव नेचर को होता है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक रेजिस्टर और दूसरा क्या है, इंडक्टर। तो इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस, बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। जे यहाँ पर बेसिकली क्या करता है, उस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें फ्लोइंग करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लेगिंग करता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लस जे यहाँ पर 90 डिग्री लीडिंग एंगल को बता रहा है। क्लियर हुआ। तो Z इक्वल टू आर प्लस जे इंटू एक्स एल हो गया। ठीक है। मान लिया जाए इसकी सिर्फ और सिर्फ मुझे इम्पिडेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालना, सिर्फ और सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही फोकस करना, सिर्फ मुझे एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड बस को पोर्शन अगर कंसीडर करना है तो उस पर्टिकुलर केस में इसका क्या ले लो, मॉड ले लो, या फिर इस फार्मूले में रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है। रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर, ये क्या होगा आपका, Z होगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया।
अब मान लिया जाए हम उसकी फेस एंगल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें फेस एंगल अगर कैलकुलेट करूँ, तो अगर फेस एंगल की बात करूँ तो फेस जो एंगल होगा फाई, फेस एंगल जो होंगे, फेस एंगल फाई जो होगा वो क्या होगा, टेन स्क्वायर, फार्मूला बता देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है एक्स एल, तो इमेजिनरी पार्ट एक्स एल डिवाइडेड बाय रियल पार्ट के जगह में क्या है रेजिस्टेंस, इमेजिनरी मतलब जे वाला टर्म, तो जे वाला के साथ में आपका एक्स एल है, रियल के जगह में आर है, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स एल पता है, आर पता है, तो मैं वहाँ से फाई निकाल सकता हूँ, आर पता है, एक्स एल पता है, तो मुझे जेड, तो मुझे अब इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब इस फार्मूले से मुझे उसकी फेस एंगल भी मिल गया। क्लियर हुआ। तो फाइनली अगर मैं पोलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूँ इम्पिडेंस को, सो इम्पिडेंस ऑफ दिस आर एल सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ दिस आर एल सर्किट, इस आर एल सर्किट की जो इम्पिडेंस है, आर एल सर्किट की जो इम्पिडेंस है इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, तो जब भी पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो पोलर फॉर्म में उसकी मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में इसकी इम्पिडेंस जेड, और जेड जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड जेड इंटू उसकी क्या होंगे 5 डिग्री, ठीक है। तो जेड मैग्नीट्यूड है। अब जेड हमने कैसे निकाला, इस जेड की वैल्यू को इस वाले फार्मूले से निकाला, रियल पार्ट है मतलब उसके रेजिस्टेंस का वर्ग है, इमेजिनरी पार्ट मतलब उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वर्ग और उसकी अंडर रूट। क्लियर हुआ। रही बात हम फाई निकाले यहाँ पर फाई एंगल, तो फाई को हम इस फार्मूले से, फाई को यहाँ पुट कर दो, जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेस दोनों हो, एंगल दोनों हो, फेस भी हो मैग्नीट्यूड भी हो। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका क्या हो, किसके बारे में हो गया, उसके इम्पिडेंस का इन पोलर फॉर्म, पोलर के फॉर्म में इम्पिडेंस हो गया, ठीक है, पोलर फॉर्म में इम्पिडेंस हो गया। ठीक है, इम्पिडेंस हो गया पोलर। सपोज वोल्टेज है V, V इक्वल टू V, एंगल 0 डिग्री है अगर, ठीक है, तो फ्लोविंग करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई Z हो जाएंगे। तो V की वैल्यू V, एंगल 0 डिग्री, और Z की वैल्यू Z, एंगल 5 डिग्री, 5 डिग्री होगा, 0 डिग्री 5 डिग्री, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V बाई जेड मिलेगा। और एंगल हमेशा क्या होता है, डिवीज़न में घट जाता है, तो डिवीज़न में घटेगा मतलब 0 डिग्री के साथ ये क्या हो जाएगा 5 डिग्री है वो माइनस हो जाएंगे, तो ये V बाई जेड इंटू क्या हो जाएगा -5 डिग्री, ये हो जाएगा फ्लोविंग करंट। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फ्लोविंग करंट थ्रू दिस आर एल सर्किट। तो उस आर एल सर्किट में फ्लोविंग करंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो ये V बाई जेड उस फ्लोविंग करंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पर -5 डिग्री जो एंगल है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस करंट और वोल्टेज के बीच में फेस रिलेशन को, ठीक है, तो फेस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये सब किस में काम आएंगे, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तब का केस है, ठीक है। पावर जो फैक्टर हमने पावर फैक्टर जैसा टर्म यूज़ किया है, कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं पावर फैक्टर को, पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को जनरली पीएफ से ही डिनोट कर देते हैं, और इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को मैं फाई माना हूँ, तो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन फंक्शन वही क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। और ये पावर जो फैक्टर जो होता है एक्चुअल में क्या होगा, पावर जो फैक्टर जो होंगे वो एक्चुअल में क्या होंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन रजिस्टर और डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर ऐसा भी बोल सकते हो, पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, ठीक है, पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर भी बोल सकते हैं। या फिर अगर हम सीधा कॉस फाई को अगर हम इम्पिडेंस ट्रायंगल से अगर निकालें, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल से भी कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इम्पिडेंस ट्रायंगल अगर नहीं बनाए, सपोज मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, जैसा कि हमने इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाए थे, ये आपका रेजिस्टेंस था
फिर आप सबको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस 90 डिग्री लीड AXL है, और दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है वो क्या था, इम्पिडेंस मैट्रिक्स इम्पिडेंस, ये फाई एंगल था। अब मुझे कॉस फाई निकालना है, कोसाइन फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो उसकी वोल्टेज और करंट के बीच लीडिंग या फिर लेगिंग एंगल का ही कोसाइन फंक्शन है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो कॉस फाई निकालना है, फाई है कॉस, कॉस का फंक्शन में क्या किसका रेशियो होता है, आपका बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, नहीं बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस के जगह में आपका आर है, मतलब आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण की जगह में आपका क्या है, जेड। तो अगर मुझे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, उस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस अगर पता है, तो इस रेशियो से मैं कॉस फंक्शन दैट मीन्स इस कंप्लीट पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर हुआ। तो ट्रू, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट विल बी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस। तो सर्किट के रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो रेशियो है, सर्किट के रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर PF। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं रेशियो ऑफ ट्रू पावर। ट्रू पावर मतलब विच इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज ट्रू पावर टू द अपर एंड पावर। ठीक है, ट्रू पावर टू द अपर एंड पावर, अपर एंड पावर। ठीक है, अपर एंड पावर। ठीक है, तो अभी हमने ट्रू पावर निकाला। ट्रू पावर का वैल्यू क्या निकाले थे, कोई जो रजिस्टर में डिसिपेट होता है उसी पावर को हम ट्रू पावर बोलते हैं, और अपर एंड पावर को हम क्या बोलते हैं, अपर एंड पावर हम किसको बोले थे, एक्चुअली में RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ करेंट का जो प्रोडक्ट है उसी को हम अपर एंड पावर। तो पावर फैक्टर का भी फॉर्मूला, तो अगर आपको ट्रू पावर भी पता है, अपर एंड भी पावर पता है, तो आप आसानी से पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन क्या होंगे, 1 होगा। सीधी सी बात है, कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो कॉस फाई ही आपका क्या है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज क्या होंगी, 1 से कम ही होंगे या फिर 1 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये था RL सर्किट। RL सर्किट में पावर फैक्टर देखे थे, रजिस्टिव। ठीक है, तो ये मैं कॉस फाई कोसाइन ऑफ पावर ऑफ फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के फार्मूले से निकाला। तो या फिर इस कॉस फाई का वैल्यू इस ट्राइंगल से, इम्पिडेंस ट्राइंगल बोलते हैं इसको। मैं 3 ट्राइंगल बनाया हूँ, एक इम्पिडेंस ट्राइंगल और एक वोल्टेज ट्राइंगल, 2 बनाया हूँ इम्पिडेंस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इम्पिडेंस टोटल सर्किट का इम्पिडेंस, उस पर्टिकुलर RA सर्किट का इम्पिडेंस। तो ये पर्टिकुलर RA सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा उसके रजिस्टर और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का वेक्टर सम का इक्वल होगा। क्लियर हुआ। तो ये था RL सर्किट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये काम आएगा। तो ये सारे फार्मूला सिर्फ RL सर्किट के लिए ही वैलिड है। सर्किट चेंज होने से उसकी सारे पैरामीटर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाता है, फार्मूला चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।